अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएँ, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और गुज़श्ता 20 साल से ज़्यादा से यहाँ पे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान 71 जेल रोड पर बतौर मेडिकल डायरेक्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस नादिया शेख। और मिस नादिया, मैं आप ही से कहूँगा कि डॉक्टर साहब से कुछ सवालात का आगाज़ करें। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। और आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम। डॉक्टर साहब, कल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था, पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है, तो आप बीइंग अ डॉक्टर क्या फरमाएंगे इसके बारे में, इसकी क्या अहमियत है और जो डायबिटिक्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो 14 नवंबर का दिन जैसे कल गुजरा है, वर्ल्ड डायबिटिक डे पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है और इसका बहुत कम लोगों को पता है ये आखिर 14 नवंबर ही क्यों है, आखिर इसके पीछे क्या वजह क्या है जी। तो आपको शायद ये सुन के हैरानगी होगी कि जो दो साइंटिस्ट थे, बेस्ट एंड बेंटिंग, तो जिन्होंने इंसुलिन को दरियाफ्त किया था 1921 की दहाई 20 की दहाई के अंदर, और ये मेडिकल साइंस के अंदर बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू था और एक उन्होंने लाइफ सेविंग मेडिसिन जो बहुत सारे जिसने लाखों इंसानों की जान बचाई, इंसुलिन जिन्होंने दरियाफ्त की, इजाद तो नहीं की, इंसुलिन मौजूद थी, उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये भी तरीका इलाज है ट्रीटमेंट के लिए। तो इंसुलिन को दरियाफ्त करने वाले एक साइंटिस्ट का नाम था बेंटिंग, ये उसकी बर्थडे है, यानी उसकी सालगिरह 14 नवंबर को मनाई जाती है। तो वो 14 नवंबर को उसको याद रखने के लिए कि इंसुलिन इस डायबिटीज़ के इलाज के अंदर जिसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, उस बंदे ने जिसने दरियाफ्त की, तो उसको याद रखने के लिए, उन साइंटिस्ट की याद को ताज़ा रखने के लिए ये मनाया जाता है। तो इसी याद को ताज़ा रखने के साथ साथ हम ये भी करते हैं कि हम डायबिटिक पेशेंट हैं उनका ख्याल कैसे रखें। तो ये मेरा ख्याल है ये इसको ना 3 सतह पे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। एक तो सेलिब्रेट है कि पेशेंट को इसको इस दिन अपना अज़्म करें, तहैया करें अपनी डायबिटीज़ को अगले साल 14 नवंबर तक आपने कैसे उसको अच्छा रखना है। ज़बरदस्त। ठीक है। एक दूसरा ये है कि डॉक्टर्स तहैया करें कि मैंने अगले साल तक कौन सा बेहतर तरीका इलाज और किस बेहतर तरीके से मैंने अपने मरीज़ों की खिदमत करनी है। एक्सेलेंट। ठीक है। और तीसरी चीज़ है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारी जो अगली साल की जो पॉलिसी है, जिसमें हमने जो डायबिटिक पेशेंट जो एक डायबिटीज़ जो एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुकी हुई है, उसको हमने आगे कैसे लेके चलना है, इसके आगे बंद कैसे बांधना है और इसको आगे हमें कैसे हेल्प आउट करना है इन डायबिटिक पेशेंट्स को। तो ये इसको तीनों लेवल पे हमें लेके चलना चाहिए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, बेसिकली हर डायबिटिक दिन की तरह और हर एक अजीम दिन की तरह वो हम उस दिन इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी, हम सारे लोग इकट्ठे होते हैं और जुलूस निकालते हैं, थोड़ी सी वॉक की, एक रस्मी सी वॉक की और रस्मी तकरीरें हुई और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सला चाय शाय पी और चले गए। तो ये एक हम जो हो रहा है और हम समझते हैं हमने एक अपना फ़र्ज़ निभा दिया। डॉक्टर भी समझते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी समझते हैं कि हमने फ़र्ज़ निभा दिया, नहीं समझते बस ठीक है ये हमने शुगर टेस्ट करवा लिया जाके भी। लेकिन जो करने वाला काम है वो क्या है जी, क्या हमने पूरा साल मरीज़ों को एजुकेट किया, उन तक वो उस जो एजुकेशन जो मेन इलाज है क्या उसको हमने अपने मरीज़ों तक पहुंचाया, उसके लिए हमने क्या किया, वो हम नहीं करते। ये काम सारे साल करने वाला है, दिन के साल में एक दिन हम लेके बैठ जाएं कि हम उसी दिन ही हमने करना है, तो उसके नतायज उसी तरह ही हो गए कि 364 दिन में कुछ नहीं करना और 365वें दिन हमने एक काम कर लेना है और उसका नतीजा भी वही होगा जो आम दिनों के बनाने का होता है। तो हमें इसको डेली बेसिस पे, जिसे हम कहते हैं जी डायबिटीज़ को डेली बेसिस पे मैनेज करें, तो इसको भी मैं डेली एक जंगी बुनियादों पे लड़ने की बात है। एक जो हम डायबिटिक इंस्टीट्यूट में आप लोगों की एफर्ट से हम ये जो प्रोग्राम करते हैं, हर हफ्तावार जो प्रोग्राम होता है, मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, मेरा ख्याल है कि और
किसी भी इदारे की तरफ से भी नहीं हो डॉक्टर रहा है। इम्तियाज़, ये जो गुज़श्ता 2 साल से जितनी देर से भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर कोई भी इन प्रोग्राम, और आपके पास ऐसे पेशेंट्स आए भी हैं जिन्होंने कहा है कि मैंने इन प्रोग्राम्स को देख देख के अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया, तो हम ये देखें, ये तो कर सकते हैं। लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कहते हैं जी टाइम नहीं होता, कभी कहते हैं फ़ीस का ये मसला है, जो भी है। तो ये जो एक कार खैर और बिल्कुल मुफ्त है, इससे इस्तेफ़ादा करना तो अवामुन्नास का काम है। देखिए, इसमें हमने बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, फीडबैक में मिलता है प्रोग्राम्स, कह दीजिए हमने हम देख के अपनी डायबिटीज़ को बहुत बेहतर बना लिया, बड़ा अच्छा कंट्रोल किया, और कुछ कहते हैं हमने 0 से शुरू किया, A1C हमारा 11 था तो आज हम 6.5 पे पहुंच गए हैं। तो इन्होंने जो, अगर आप इससे फ़ायदा उठाएं तो हम ये क्लेम नहीं करते ये पूरे परफेक्ट प्रोग्राम है, हम हर चीज़ को कवर, लेकिन एक एफ़र्ट है, हकीर सी कोशिश है, लेकिन इसको अगर मेरा ख्याल है हर लेवल पे हम इसको लेके चलें, हर इदारा इसको लेके चलें, फिजिशियन लेके, तो आप देखें कि इसको कैसे प्रोपोगेट, इसका ये मैसेज में प्रोपोगेट होता है। अभी मैं बात कर रहा था, मेरे जो है कुछ अजीज़ वो ढाका गए, उन बांग्लादेश से उन मुल्कों में शामिल जहाँ काफ़ी डायबिटीज़ का जो है वो इंसिडेंस है। वो कह रहे कि जो वहाँ जैसे हमारा रेस कोर्स पार्क है या लारसगढ़ लाहौर के अंदर है, तो वो पार्क बांग्लादेश में भरा हुआ होता है लोगों से, ख़ास तौर पे ख़वातीन और बंदे, इतना हजूम होता है कि वहाँ चलने के लिए जगह मुश्किल से मिलती है। और जब हम ये सूरत हाल पाकिस्तान में देखते हैं तो मेरे ख्याल से इसके बिल्कुल बरक्स है, पार्क खाली होते हैं चंद दिनों के लिए, जब मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है हम सारे वॉक के लिए चले जाते हैं, बाकी वो है तफरीह के तौर पे। और वहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि वो लोगों ने स्टॉल्स लगाए होते हैं प्रोफेशनली, जैसे वो वेट चेक करते होते हैं ना, तो उन्होंने ब्लड शुगर टेस्टिंग का लगाया होता है, BP भी चेक कर रहे होते हैं और वो भी कर रहे होते हैं। लेकिन कहते हैं वहाँ आम अवामुन्नास, हालांकि एजुकेशन लेवल कुछ लोगों का भी नहीं है, उनका फाइनेंशियल लेवल भी इतना नहीं है, लेकिन वहाँ इतनी अवेयरनेस आ गई हुई है डायबिटीज़ के हवाले से कि लोगों को अपना ख्याल रखने के लिए वो शुरू कर दिया। तो यही सूरत हाल हमें यहाँ चाहिए, हमें बहुत इसको जंगी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कल के दिन के हवाले से, जैसे कि मिस ने पूछा, या आपने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया और हमारी रहनुमाई की। डॉक्टर साहब, अब कुछ जो ख़ास केसेस हैं उनके मुतालिक जो हमारे सिनेरियोज़ हैं, ये एक सिनेरियो है जो अपने वालिद के मुतालिक पूछ रहे हैं। 76 साल के हैं इनके वालिद, और उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, और साथ में दिल की भी बीमारी है, यानी उनका IHD, और गुर्दों का भी मसला है, उनको क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ भी है, इंसुलिन पे है बहरहाल, और HbA1c 8% है, और पूछ ये रहे हैं कि हाउ कैन वी मेक इट बेटर। हम इसको सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी है, तो इसको बेहतर कैसे बनाएं। अच्छा, एक बड़ी आम गलत फहमी है कि हम डायबिटीज़ को प्रोटोटाइप ट्रीटमेंट, प्रोटोटाइप के हम एक ही किस्म का ट्रीटमेंट सबको हम देते चले जाएं, और हम जो एक बच्चा भी आ रहा है और एक जवान आ रहा है, एक बूढ़ा आ रहा है, फार्मूला बनाए जो उसी के मुताबिक सबको गोलियां इंसुलिन देते जाएं, सबका A1C हम उसी तरह रखते जाएं और हमसे बहुत बड़े फ़ायदे उठा लें। कुछ अर्सा पहले ये दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट चल रहा था कि जी बस शुगर कंट्रोल कर लो तो बाग सत्ते खैर हैं, हालांकि ये चीज़ नहीं है। और क्योंकि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे ट्रायल हुए, ख़ास तौर पे कुछ अर्सा पहले एकॉर्ड ट्रायल हुआ, उन्होंने वो अफराद जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा थी, 60-65 साल के थे, और उनको हार्ट डिजीज़ भी थी, और उन्होंने कहा कि इनका A1C हम बहुत टाइट कंट्रोल करेंगे, बहुत अच्छा कंट्रोल करेंगे, एग्रेसिवली इंसुलिन के साथ, गोलियों के साथ, ज़बरदस्त। तो देखा गया कि बजाय के फ़ायदा होने के उस ग्रुप के अंदर जिसमें वो टाइट कंट्रोल वाला ग्रुप था, मोटेलिटी ज़्यादा हो, यानी लोगों की शरह अमवात उसमें कदरें ज़्यादा होगी, तो वो ट्रायल प्रीमेच्योरली बंद करना पड़ा। तो उससे फिर साइंटिस्ट सर जोड़ के बैठे कि आखिर क्या वजह हुई। उन्होंने ये देखा कि जब आप बहुत बूढ़े एज के लोग होते हैं, ख़ास तौर पे जिनको पहले भी हार्ट डिजीज़ भी है और उनको गुर्दों के अफ़ाल भी हैं, तो आप टाइट कंट्रोल से वो फ़ायदे हासिल नहीं कर सकते जो बनिस्बत थोड़ा सा हाथ हल्का रख के, जिसको पंजाबी में कहते हैं हौला रख के ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसके साथ आप ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब उन लोगों के अंदर ज़्यादा टाइट कंट्रोल करने की कोशिश की तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स ज़्यादा हुए, और हाइपोग्लाइसीमिया एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है दिल की धड़कन को एबनॉर्मल करने में। जो एक कार्डिक पेशेंट जो पहले दिल का
मर्ज़ में मुब्तला है उसको हम तकलीफ़ में ज़्यादा फेंका बनिस्बत उसको कोई फ़ायदा पहुँचाने के। तो हम उस वक़्त से फिर उन्होंने जो एक नारा वजूद में आया कि पर्सनलाइज जो ट्रीटमेंट, हर आदमी का जो ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ का वो पर्सनलाइज है। यानी एक जवान आदमी आता है उसके लिए मेरा मेयार कंट्रोल का कुछ और होगा, एक बच्चा आता है उसके लिए कुछ और होगा, एक बूढ़ा आता है उसकी और। जिन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, एक फॉर एग्जांपल 76 ईयर्स ऑफ एज है, अगर आप टाइट कंट्रोल के लिए जाएंगे तो व्हाट द बेनिफिट्स यू विल गेट आउट ऑफ दैट, आप उसका उनको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सके। हमारा काम होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जाए, लो हाइपोटैक्स ना हो। देखिए इन लोगों जैसे इनके फादर की जिन्होंने अपना सवाल किया कि 76 साल उम्र है, गुर्दे के भी अमराज हैं और साथ दिल के भी पेशेंट हैं। अच्छा अगर हम गुर्दे के अमराज अगर में पेशेंट हो तो अगर उनका क्रेटिन वगैरह ज़्यादा तो आमतौर पे इन लोगों को बड़ी जल्दी शुगर लो हो जाती है। अच्छा। क्योंकि इनके अंदर इंसुलिन जो होती है उसको टूटती नहीं है, कैटाबलाइज नहीं होती, तो देर तक काम करती रहती है। देर तक काम करती है। अगर एक टीका जो जिसका असर 12 घंटे वो 24 घंटे चलता रहेगा, तो इनके अंदर हम थोड़ी सी इंसुलिन की डोज भी कम करेंगे। राइट, ठीक है। इनको चलना फिरना भी होगा, इनका कम होता, हम कहते हैं जी तुम वॉक करो 2 घंटे या आधा घंटा वॉक करो, बेचारे नहीं कर सकते, थोड़ा कर सकेंगे। सांस चढ़ता होगा, दिल का मसला, तो हम इनमें थोड़ा सा क्राइटेरिया अपना लूज करते हैं। जैसे इनका 8A1C हमें एक्सेप्टेबल है, हम इसमें कोई ये नहीं कहेंगे आप 7 से नीचे लेके आएँ या आप 6.5 रखें, इनके केस में हम नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से 8 इनका मुनासिब है, इसको ज़्यादा करेक्ट करने की कोशिश ना करें, इनकी जो लाइफ है उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करें और इनको लो अटैक शुगर होने से बचाएं। इनके अंदर शुगर लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर इनका शुगर लो हो गया पेशेंट का और वो बेहोश होकर गिर गए तो उससे क्या होगा कि बेहोश होकर गिर गए, कोई फ्रैक्चर ऑफ हिप का, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, किसी चीज़ का फ्रैक्चर हो जाए हिप का, तो उससे क्या होगा कि वो बेड रिडन हो जाएंगे। बेड रिडन हो जाएंगे, उनकी क्वालिटी लाइफ और ख़राब हो जाएगी। तो बजाय हम उल्टा नुकसान उठा रहे होंगे उस किसी फ़ायदा पहुँचाने के। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है, हर आदमी का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, उसकी उम्र, उसकी बीमारी की ड्यूरेशन और उसकी कोमॉर्बिड कंडीशन जो उसके साथ लगी हुई हैं, दिल की, गुर्दों की या ब्लड प्रेशर की, उसको मद्देनज़र रख के हमें हर बंदे का टेलर मेड ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, सवाल मेरे जहन में आता है कि इनको जैसे आपने फरमाया कि इंसुलिन ज़्यादा देर काम करती है क्योंकि इनको गुर्दों का मसला है, दायमी मसला है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, और दिल के ऊपर असरात हम ऐसे नहीं चाहते कि इनकी शुगर लो, मान लिया, तो क्या इनके लिए भी इंसुलिन ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है या फिर कोई गोलियां हैं? और जो जितनी मालूमात मेरी हैं उनमें कुछ गोलियों की ऐसी इकसाम भी हैं जो कि दिल को फिर से इस्कीमिया कर सकती हैं, तीसरी तरफ आपके पास ऐसी किस्में भी हैं जो कि पेशाब में ज़्यादा निकाल देती हैं शुगर। तो ऐसे में डॉक्टर जो है वो किस तरह का इनको टेलर मेड ट्रीटमेंट दे जिसमें गोलियां कौन सी सिलेक्ट करे और फिर इनको क्या बताए कि किस वक्त खाना खाना है, कितनी दफ़ा खाना खाना है और किस तरह से ये सारा मतवाज़िन लेके चलना है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम न्यूट्रिशनल एडवाइस बहुत ज़रूरी है। इनको ऐसे पेशेंट को वक्फे से अपने पूरा टाइम पे खाना खाना चाहिए और खाने के दौरान लंबा वक्फा ना दें जिसमें आप छोटा सा स्नैक भी ले सकते हैं। और अगर हम इंसुलिन देनी है तो ऐसी इंसुलिन हो जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हो, यानी कि खुदा ना खास्ता अगर उनकी शुगर लो भी हो तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, अगर हाइपो भी हो तो उसको टैकल करना आसान हो। और गोलियों कुछ ऐसी अक़साम है जैसे लॉन्ग एक्टिंग है, ग्लिमेप्राइड है या ग्लिबिनक्लामाइड जिसको डायनिल और या एमरल है, इसमें अगर हम देखें उसमें हाइपो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होगा। तो कुछ ऐसी अद्वियात हैं जैसे रीपैग्लिनाइनोवो नाम के नाम से, वो शॉर्ट एक्टिंग है, किडनी के स्टेटस में भी दी जा सकती हैं, वो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होगा, कंट्रोल भी बेहतर होगा। लेकिन इस सारी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दें, शॉर्ट एक्टिंग जो दवाइयाँ जिनका असर थोड़े देर के लिए हो और उतने अरसे के लिए जितना उनका खाने का असर रहता हो शुगर का, तो उससी ऐसी दवाइयाँ दें। और ऐसे लोगों में हम अवॉइड करते हैं जो पेशाब आवर दवाई है, जैसे अभी SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, क्योंकि वो
जब क्रेटिन ज़्यादा होता है हम उस दवाई को नहीं देते, क्योंकि थोड़ी सी डिहाइड्रेशन करती। हो सकता है कि उनकी डिहाइड्रेशन इतनी हो, वो जो बुज़ुर्ग हैं वो रात को उठें, उनको पोस्चरल ड्रॉप हो जाए, उनका ब्लड प्रेशर गिर जाए और वो चक्कर खा के गिर जाएं, या उनको बार बार यूरिन के लिए उठ के जाना पड़े, तो और ऊपर से प्रोस्टेट का भी अगर इशू हो साथ तो हो सकता है रिटेंशन हो जाए। तो इसलिए हम जब कहते हैं कि टेलर मेड ट्रीटमेंट है, आपको एक एक चीज़, यानी ये जो हम बात करेंगे उन डॉक्टर्स के लिए भी है जो हमारे जनरल प्रैक्टिस में हैं और जो डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं, वो बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं, तो उनकी भी एजुकेशन के लिए कि हम उनको अद्वियात की भी सिलेक्शन जो है, ये भी आप टेक्निक है कि एक ओल्ड एज के अंदर हम डायबिटीज़ को बड़े तरीके से सोच समझ से और इसको बहुत जो प्यार से मैनेज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, बाहर के ममालिक में तो क्या होता है कि बच्चों के जो यंग बच्चे हैं, जैसे टीनेजर्स हैं, उससे भी छोटे हैं, उनके तो पीडियाट्रिशियंस होते हैं। अच्छा, जिनकी बड़ी उम्र है, ऑक्टाजेनेरियंस हैं, 80 साल के हैं, 70 साल से ऊपर, उनके जीरियाट्रिक मेडिसिन होती है। तो आप ये हर एज ग्रुप को हैंडल करते हैं कैसे? इसमें देखिए, पाकिस्तान में जो पीडियाट्रिशियन तो डेफिनेटली वो बच्चों को टेक ओवर करते हैं। मैं प्रेफरेंस भी देता हूँ, अगर छोटे बच्चे हैं यूजुअली रेफर टू दोज पर्सन टू द पीडियाट्रिशियन। छोटे से मुराद जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे। आप उनको टाइप 1 बच्चे हैं तो हम पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं या डायबिटोलॉजिस्ट के पास। बहुत कम है पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कम है। दैट्स वाई कि अगर पेशेंट इंसिस्ट करते जी आप ही देखें तो हम देख सकते, क्योंकि ये जो इस बच्चों की जो डायबिटीज़ को मैनेज करना, ये अपहिल टास्क है। देखिए, बच्चों में वो एक बच्चा पेशेंट, कई तो बच्चे बेचारे छोटे इतने हैं वो पूरी तरह बात भी नहीं कर सकते, अपनी तकलीफ़ भी नहीं बता सकते। तो वो जो टाइप 1 बच्चा है वो एक पेशेंट नहीं है, वो 3 पेशेंट, उसकी माँ, उसका बाप और बच्चा खुद, तो फैमिली है। तो ये जो फैमिली जो है ये वो खुद पूरी एक पेशेंट के तौर पे आप दोनों को टैकल करना है। उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, केयर गिवर्स के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, बच्चों की जो टाइप 1 के अंदर और बहुत होते हैं। बच्चों को आधी रात को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, बड़ा स्केरी सीन होता है माँ के लिए ख़ास तौर पे, और उसको क्या देना है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ हमें मेरे ख्याल से इसको पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कर सकता है। अगर कोई करता है हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो वो ज़्यादा करें। और जैसे जेनेटिक मेडिसिन के जो लोग हैं पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से स्पेशलिटी नॉन एग्जिस्टेंट है, तो द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन आर द फिजिशियन लाइक अस। तो उस पर हम उनको मैनेज करते हैं। वो उसको भी देखे, जब मैंने बात की कि बहुत एहतियात के साथ बूढ़े बंदे के अंदर उसका ट्रीटमेंट प्लान बहुत, आपको यू शुड नॉट बी एग्रेसिव इन वाइल ट्रीटिंग ए वेरी ओल्ड पर्सन। उसको देखें इसका क्या है। अब कहीं हमारे पास स्पेशली 80 ईयर्स के जाते, 85 86, तो हम कोई ज़्यादा पूछ नहीं करते कि ये आप अपना ये ट्रीटमेंट को ये रखें, आप इतनी वॉक करें। उनको थोड़ी सी डाइट को भी मॉडिफाई करते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी को भी देखना है, उनके हाइपोग्लाइसीमिया को भी देखना है कि लो शुगर उनके अटैक्स ना हो। देखिए, एक असूल है कि जो भी एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं जी, बच्चा या बूढ़ा, तो उनमें आप जो ट्रीटमेंट आपका जो मॉड्यूल है दैट विल बी टोटली डिफरेंट। इन दोनों में एक मुख्तलिफ, थोड़ा रिलैक्स्ड होगा आपस में। क्योंकि बच्चों में अगर आप बहुत टाइट कंट्रोल करेंगे, उनको रिपीटेड हाइपोज होंगे। जब रिपीटेड हाइपोज होंगे तो उनके कॉग्निटिव फंक्शंस वो डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि ब्रेन का स्कीमिया होगा, ब्रेन की जो ग्लूकोज कम, स्कीमिया नहीं सॉरी, ब्रेन को ग्लूकोज कम मिलेगा, तो उसके जो ब्रेन के फंक्शंस हैं रिपीटेड हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से वो प्रॉब्लम में आ सकता है बच्चा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं, प्लीज़ हमारे साथ रहिए। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है, और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं। चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है, और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में
सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। आ जाइए नाज़रीन। अच्छा जी, हमने मुख्तलिफ सवाल तो किए और एक्सट्रीम ऑफ एजेस, बच्चों में, बड़ों में। अब ये जो डायबिटीज़ है डॉक्टर साहब, ये ना तो जेंडर देखती है, ये थोड़ा ही है कि किसी मर्द को है या किसी औरत को। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मिस आया है आपके पास ही है। एक क्यूरी या क्वेश्चन मैं कहूँगी, किसी ने हमें इनबॉक्स किया था कि वालिदा हैं उनकी और उनको डायबिटीज़ है, शुगर उनके अनकंट्रोल रहती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और भी है इसके साथ कि वो बदपरहेज़ी बहुत करती हैं इन फॉर्म ऑफ लाइक वो रात को उठती हैं और रेफ्रिजरेटर में से मिठाइयाँ या जो भी चीज़ें जो शुगर के लिए ठीक, शुगर के मरीज़ों के लिए ठीक नहीं है, वो खाती भी पकड़ी जाती हैं। और ये एक बड़ा अजीब सा, मैं कहूँगी कि इस तरह तो ये तो ट्रीटमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ये उन्होंने पूछा हुआ है कि इनका क्या, हम उनको कैसे कंट्रोल करें और कैसे उनको रोकें और उनको उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बिहेवियर प्रॉब्लम है जिसके अंदर डायबिटिक पेशेंट को पे जो लोग, उनके जो केयर गिवर्स होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो एक बड़ा अपनी तरफ से अपनी दानिश में बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं। वो पुलिसमैन बन जाते हैं और मुख्तलिफ जगह पे चौकियाँ बन जाती हैं जो नाके लग जाते हैं, जो उनको चेक करते हैं। और कुछ रात को वे कब उठा वो पूरा वक्त नोट किया जाता है। फिर देखे, फिर किचन में गए, फ्रिज में से कुछ निकाला, केक निकाला, बॉटल निकाली, मीठा निकाला, बिस्किट, वो जो भी आपने मिठाई वगैरह खाई, फिर देखा आप, और ऊपर से अच्छा आप निकाल के मिठाई खा रहे हैं। गुड, हम कोशिशें करते हैं। अब ये जो एटीट्यूड है ना, ये अब इससे क्या होता है, देखें एक डायबिटिक पेशेंट है, वो उसको सिंपैथीज चाहिए होती है। Exactly. उसको एक सपोर्ट चाहिए होती है, वो सपोर्ट मांग रहा होता है। अगर हम उसको सपोर्ट के बजाय उस पर हम कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दें कि हमने इसको हिलने नहीं देना और इसको होने देना, और विदाउट, अच्छा पेशेंट ये कहता है, अब इसका नतीजा क्या होता है कि हमने क्या किया हुआ कि हमने इलाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली हुई है, पेशेंट को उसको एम्पावर्ड नहीं किया, ना उसको एजुकेट किया। Exactly. यानी हमने अब जिम्मेदारी कि मैंने इसकी शुगर कंट्रोल करवानी है, यानी मैंने थानेदार बन जाना है और मैंने इसको कंट्रोल करना है, डंडे के जोर पे कंट्रोल करवानी। सो ये डंडा डायबिटीज़ के अंदर नहीं चल सकता। तो आपको डायबिटीज़ का जो ऐसा पेशेंट है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, सब तो पहले ये डिसाइड करें, ये पुलिस एकेडमी बंद करें, ये वाली जो सारे लोग उसके पीछे लगे हुए हैं कि इसने ये कर दिया, उसकी शुगर। आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि ये अच्छा बिहेवियर है और आप उसको बचा रहे हैं और आप उसको रोक रहे हैं। बेसिकली लग तो ऐसे रहा कि हम इसकी पूछेंगे, हम तो जी इसकी बेहतरी चाहते हैं। अब बेहतरी चाहने के और बड़े तरीके हैं कि बेहतरी ज़रूर ठीक है, उनके अंदर एक है कि ये मेरी माँ है या मेरी बहन है या उसकी बीवी है, ये बेहतर ज़िंदगी गुजारे, इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर उसको बेहतरी करने के बड़े से तरीके हैं। चौकीदारी से नहीं काम, चौकीदारी से देखें इस एज के अंदर रिवोल्ट होता है। फिर लेकिन आपको किसी इंसान की फितरत है कि हम उस पर कड़ी नज़र रखें, उसको मना करें, ये पकड़ के उधर करें, उसको खींच के लाएं, उससे क्या रिवोल्ट होगा। जब हमने एक आखिरी नुक्ता जो डायबिटीज़ कंट्रोल के अंदर जब बात करते हैं कि पेशेंट को अपने इलाज की जिम्मेदारी खुद सौंपें, उसको ठीक है ना, उसको एम्पावर्ड करें कि भाई आपने कंट्रोल करनी है, मेरे कहने पे नहीं तुमने चलना, मेरा काम है तुम्हें दवा ला के देना, मेरा काम है आपकी डाइट जो मांगोगे वो करना है, अब मेरा काम है आपको मैं एक्सरसाइज के लिए लेके चला जाऊँ, ये मैं आपको हेल्प आउट करना, आपने मुझे लेके चलना, आपने मुझे सजेस्ट करना मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। तो बजाय पुलिसमैन के फैमिली मेम्बर्स को सपोर्टिंग रोल के तौर पे आना चाहिए ताकि सपोर्ट उसको करें, उसको डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए।
अच्छा अगर वो रेड हैंडेड उन्होंने फिक्रा लिखा जी हमें रंगे हाथों पकड़ा Exactly, वो अब ये फिक्रा खुद बजाते खुद ये जाहिर कर रहा है कि इसका जो उसको एक चोर समझ लिया गया, मुजरिम समझ लिया गया, उस पर फिर वही बातें होंगी, ये आपने क्यों कर रहे हैं, हम तो आपकी बेहतरी जमा एक लड़ाई पड्डा जो भी वट एवर उस तरह में चलेगा। लेकिन आप उसको अगर आप स्पोर्ट के तौर पे बात कर रहे हैं तो उसके साथ बैठ जाएँ, तन्हाई में बैठें, उससे पूछें कि क्या होता है आपको, हो सकता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो, रात को मिडिल उसकी दवाई की एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो, उससे पूछें आपको क्या होता है, आपने शुगर टेस्ट कर लें, अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आपको बता दें, तो उससे डिस्कस करें कि अगर ये आप लोगे इससे थोड़ी सी शुगर बढ़ेगी, इसको आपको हमें इंसुलिन बढ़ानी पड़ेगी, जस्ट टू मेक हर अंडरस्टैंड कि हमें इस चीज़ को कैसे टैकल करना है। तो ये एक ग्रुप की शक्ल में ना हो, हम वैसे किसी का नाम लिए बगैर, जैसे हम बच्चों को भी कहते हैं अगर आप बच्चों को सबके सामने डांट डपट करेंगे, सारे करेंगे, उसका इंप्रेशन कुछ और होगा। एक बच्चे को आप उसके सामने फेस टू फेस बैठ के डिस्कस करेंगे, उसकी भी सुनेंगे, ठीक है, और फिर आप उसको अपने बताएंगे ये इसका सोल्यूशन है, ये आपका प्रॉब्लम है, तो उसका असरात कुछ और होंगे। इज़्ज़त नफ्स को ना मजरू करें, इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना करें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर भी ये बहुत ज़रूर लोग, हम दिन रात उठते बैठते अपने फैमिली में जो डायबिटीज़ में कंट्रोल नहीं है, उसको वालदा है, वो जो छोटे बच्चे हैं उसकी औलाद है, वो भी उसको इज़्ज़त नफ्स मजरू कर रही हो, तो ये बड़ी एक पेनफुल चीज़ हो जाती है जो फैमिली मेम्बर्स जो इस तरह का बिहेवियर जिनका होता है। तो मेरा ख्याल इस बिहेवियर को तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैंने नोट की है और आपने भी शायद नोट की हो कि डायबिटिक पेशेंट है ना सर, वो बता दे ना अगर कि मैं डायबिटिक हूँ, जितने लोग कमरे में बैठे हैं ना वो सब उसको मशवरे देने शुरू कर देंगे और वो मौजू बन जाएगा कि तुसी इस तरह नहीं करते, अच्छा तुसी ये कर लेंगे, फिर क्यों होता है, यानी डिस्कशन ही सारी ये शुरू हो जाती है। एंड एवरीबडी थिंक्स, हर किसी के अंदर ना सर, माजरत के साथ, हम हर किसी के अंदर, यानी डॉक्टर के अलावा बात कर रहा हूँ, एक हकीम, एक डॉक्टर, एक मौलवी साहब अंदर छुपे हुए, उनको बस मौका चाहिए, वो आपको फौरन मशवरे देने शुरू करें। और एक एक्टर भी वो भी होगा। तो ये जो सारी चीज़ें जो है ना, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हम जो लोग डॉक्टर नहीं हैं उनके अंदर एक नन्ना मुन्ना सा डॉक्टर छुपा हुआ बैठा है और हकीम भी छुपा हुआ बैठा है, और जो जिसके पास हर जड़ी बूटी है, हर चीज़ का इलाज है, और इसी तरह जो एक मज़हब के हवाले से भी हर आदमी के अंदर एक आलम दीन नाम नहाद जो होते हैं वो लोग, जो वो भी छुपा बैठे हैं, और दूसरी कुछ एक मैकेनिक भी छुपा बैठा होता है जो आपको आपकी ये चीज़ ख़राब होगी इसको ऐसे ठीक कर लें। तो बेसिकली जिसका काम उसी को साझे, उसी को हम आपने ये देखा हो कि हम कोई बंदा किसी से बात करता है, उसको आप किसी अपने गली के पान वाले की दुकान पे चले जाएं, उससे पूछें मुझे शुगर हो गई, वो आपको नुस्खा ज़रूर बताएगा। कभी भी वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, ये प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर अच्छी तरह देख सकते हैं, लेकिन वो कभी इसको नहीं कहेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेगा, मैं आपको, और उसके बाद वो कहेगा जी मेरा तो नुकसान हो गया, वो कहते जी मुझे तो नहीं पता, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। exactly. तो लोग, बहुत सारे पेशेंट अपने पीयर्स के सुनने से, इर्द गिर्द के लोगों से सुनने पे इलाज में कोताही कर जाते हैं, इलाज छोड़ देते हैं, डॉक्टर से अपना राब्ता तोड़ लेते हैं, वो उसी के पीछे चल पड़ते हैं। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, ये बहुत अहम नुकता है कि डायबिटिक पेशेंट को ये सोच लेना चाहिए उसने अपने इलाज की जिम्मेदारी खुद लेनी है। जब खुद नहीं लेगा तो उसको आप, कोई उसकी बीवी, कोई उसका बच्चा, उसका बेटा, उसका कोई हेल्प कर सकते हैं लेकिन उसकी जगह पे नहीं आ सकते। वो तो आपने पान वाले की बात की, तो वो ऐसे जैसे ना, वो पान वाले के पास गए, अब उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, उसने कहना है गुलकंद खाया करो, मैं फलाने नू दिता सी पान वो बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, ऐसी वसूख से कहते हैं। वो कहते पिछले दिनों मेरा गला ख़राब चल रहा है अभी भी सारे वेदर की वजह, तो मैं बीइंग अ डॉक्टर, ही नोज दैट आई एम अ डॉक्टर, कहते हैं डॉक्टर साहब मुलट्ठी नहीं खाती तुसी, मुलट्ठी खाओ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो हर कोई अपनी तरफ से तो बेहतरी कर रहा है, मगर जो मुस्तनद है उसी के पास जाना चाहिए, वरना वो एक अंग्रेज़ी में कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाली बात है। तो इससे पहले सर आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करें, एक चीज़ जो है वो, और मैं आपकी तवज्जो इस तरफ भी चाहूँगा कि थोड़ी सी आप इनपुट दें कि हम डायबिटीज़ के हवाले से
कई दफ़ा कुछ दिन इसलिए दूर हो जाते हैं इलाज से, रिपोर्ट्स कराने से, हत्ता कि अपनी ब्लड शुगर टेस्टिंग से। यानी डॉक्टर साहब मैं रोज़ाना चेक करता सा तो बड़ा टेंस रहता सा, मैं सारी छड़ देता, बड़ा खुश हाँ मैं, रज के खाना जो भी है, कोई पहले मिठे का परहेज नहीं करता। ये सोच के मुतल्लिक भी ज़रा थोड़ा सा बता दें। ये कुछ लोगों में ऐसे होता है कि वो इसको हम कहते हैं कि बर्नआउट, जो अगर आप पे कुछ ज़िम्मेदारी हो और आप उसको बड़ी अच्छी तरह निभा रहे हो, बड़ा आपने एक डिसिप्लिन के तहत चलते रहते हैं, तो एक वक्त आता है आप उससे बोर हो जाते हैं टोटली, और आप उसको, अगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते किसी वजह से भी, तो आप कहते हैं भी इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ इसको कोई मुझे फ़ायदा नहीं पहुँचा, तो आप सारी चीज़ों को गिव अप कर देते हो, तो आप इसको और दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं जो बिल्कुल ज़ाहिर तबाही का रास्ता है। और इसमें ये बर्नआउट मरीज़ों के अंदर भी है, डॉक्टरों के अंदर भी है। फिजिशियन बर्नआउट बड़ी मशहूर टर्म होती है कि बाज़ लोग, बाज़ पेशे ऐसे होते हैं, जैसे डॉक्टरी एक बड़ा अहम पेशा है, उसमें कुछ स्पेशलिटीज़ ऐसे हैं जिसमें फिजिशियन बर्नआउट हो जाता है कि डॉक्टर इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं अपने काम से, फटीक हो जाते हैं कि वो उनका इंटरेस्ट उस शोबे में से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, मरीज़ से सही बात नहीं करते, मरीज़ को लेट डाउन करते हैं, मरीज़ की बात नहीं सुनते, मरीज़ को उनसे गलतियां सरजद होने शुरू हो जाती बार बार। तो उसका नतीजा क्या होता है कि मरीज़ सफ़र करना शुरू होता है, डॉक्टर साहब वो तो बात ही नहीं सुनते, चिड़चिड़े हो गए हैं कुछ। ये एक बड़ी एक नेचुरल सी चीज़ है। तो इसमें जो है कि ये फिजिशियंस को बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि उनका अपने बर्नआउट को भी, उसका भी ट्रीटमेंट है, उसको भी देखा जाए, अपने आप को ब्रेक दें और अपना जो है लाइफस्टाइल उसको कुछ बेहतर करें, तो इससे भी मेरे से बर्नआउट से बच सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हर प्रोफेशन के अंदर बर्नआउट होता है। जब आप एक्सेल करते हैं किसी चीज़ के, आपका जो एक ख़ास लेवल पे सेचुरेशन आ जाती है, उसके बाद फिर आप वो बर्नआउट के फेज़ में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी आपने काम की बात बता दी। आपसे पूछा मैंने मरीज़ों के मुतालिक, मगर आपने कहा कि फिजिशियंस का भी बर्नआउट हो जाता है, मरीज़ भी कई दफ़ा बर्नआउट हो जाते हैं। और मेरे जहन में एक सवाल आ गया कि क्या कभी जो है रिलेशनशिप्स भी बर्नआउट हो जाते हैं, कभी मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी बर्नआउट हो जाते हैं, तो फिर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि थोड़ी सी जो है छुट्टी ले लेनी चाहिए, थोड़ा सा जो है वक्फा दे देना चाहिए, बीवी को मैके भेज देना चाहिए। मतलब वही मैं सोच रहा था कि वो कहते हैं कि एवरीबडी नीड्स अ लिटिल टाइम अवे, इवन लवर्स नीड अ हॉलीडे। तो शायद यही बता रहे थे डॉक्टर साहब भी। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर इम्तियाज़ आपका बहुत शुक्रिया। मिस नादिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।